नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आ रही है कि हार के बाद से 7वें आसमान पर ममता बनर्जी का गुस्सा है। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी ममता बनर्जी और बंगाल चुनाव में करारी हार के बाद करेंगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पश्चिम बंगाल में हार के बाद से ममता बनर्जी का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर देखने को मिल रहा है और शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी ममता बनर्जी और बंगाल चुनाव में करारी हार के बाद ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। ममता बनर्जी के साथ उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी रहेंगे और इससे पहले भवानीपुर सीट पर मिली करारी हार के बाद से ममता ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और ऐसे में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे घोषित हो गए हैं। पहली बार राज्य में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है और इसी के साथ टीएमसी के 15 सालों के शासन का अंत हो गया है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की 200 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। बीजेपी के शुभेंद्र अधिकारी ने नंदीग्राम के साथ साथ भवानीपुर सीट पर भी जीत का परचम लहराया है। भवानीपुर में शुभेंद्र ने ममता बनर्जी को शिकस्त दी है। शुभेंद्र ने भवानीपुर में 7,03,917 वोट हासिल किए हैं और 15,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से उन्हें मात दी। वहीं ममता बनर्जी को 5,08,812 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। बता दें कि पश्चिम बंगाल में करारी हार के बाद से ममता बनर्जी का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर देखने को मिल रहा है और ऐसे में ममता बनर्जी जो है आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपनी भी सीट नहीं बचा सकी हैं, जिसके बाद से उनका गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी को ये शिकस्त जो है बीजेपी के दिग्गज नेता शुभेंद्र अधिकारी ने दी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद से टीएमसी को ये करारी हार मिली है। वहीं 15 साल का शासन जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई बेहद ही खास जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि आज शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में कह सकते हैं कि बड़ा खेला हो गया है। बीजेपी का कमल खिल गया है और रुझानों में बीजेपी लगातार आगे बढ़ने के साथ ही 200 से ज़्यादा सीटें अपने नाम करी है। और ऐसे में मुस्लिम बहुल सीटों की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल जो वोटर थे, मतदाता थे, उन्होंने भी बड़ा खेल किया और ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं धोखा दिया और इसके साथ ही बीजेपी जो है अब पश्चिम बंगाल में अपना परचम लहरा चुकी है। कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना जिले और उसके सटे नादिया जिले में भी बसा 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाला मतुआ समुदाय भी पिछले कई चुनाव से कम 40 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता रहा, लेकिन इस बार भी वहां पर बड़ा खेला देखने को मिला। ऐसे में पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने परचम लहराया है और टीएमसी को शिकस्त दी है। भवानीपुर सीट बेहद ही खास रही पश्चिम बंगाल के लिए, क्योंकि भवानीपुर सीट से खुद ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही थी और उनके सामने शुभेंद्र अधिकारी थे। हालांकि शुभेंद्र अधिकारी ने कड़ी शिकस्त दी है इन्हें, जिसके बाद से ममता बनर्जी का अब गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर देखने को मिल रहा है। और आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी ममता बनर्जी। ये बेहद ही खास जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मीना जी जुड़ चुकी है बीजेपी से, प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर, उनसे जानते हैं कि बीजेपी, अभी हम कल ही बात कर रहे थे शिखा जी आपसे कि बड़ा खेला होने वाला है और वो खेला हो भी गया। पश्चिम बंगाल पूरी तरह से भगवा हो गया जी। तो ये तो कहते हैं ना जी, जब लोकतंत्र में जनता मालिक होती है तो तानाशाह नहीं। बिल्कुल। बंगाल में जिस तरह से आवाजों को दबाया जाता था, डरा के धमका के, तो ये तो पूरा हिंदुस्तान उसका नतीजा देख रहा है। बिल्कुल। ऐसे में आपने बताया था शिखा जी कि आप बहुत सालों तक वहां पर रही हैं। जी 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 हाँ। और अब बदलाव हुआ है, तो क्या डिफरेंस देखेंगी आप पिछली में और अब में, क्योंकि बीजेपी के लिए भी बड़ी चुनौती है आगे। बीजेपी के लिए तो ये बड़ी चुनौती है ही कि वहाँ के गुंडा साम्राज्य को खत्म करना। और बंगाल में पहले भी आप सीपीएम की सरकार जब हुआ करती थी 2011 से पहले,
तो वहाँ जितना लोकल गवर्नमेंट है वो ऐसे ही गुंडागर्दी और उसको क्षेत्रीय बोल के मुझे कहीं ना कहीं मुझे बंगाल की परिस्थिति जम्मू कश्मीर की तरह बिल्कुल। इवन उससे भी बदतर दिखती हुई हो रही थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का वहाँ राष्ट्रीय सरकार बनना बंगाल के लिए और देश के लिए बहुत जरूरी था। नहीं तो बहुत जल्दी बांग्लादेश और चाइना उसको ऑक्युपाई कर लेता। ममता दीदी अपने सत्ता के लोभ में वो इतनी वो थी कि वो देश बंगाल को बेच दी थी, ऑलमोस्ट बिल्कुल। 80% बेच दी थी। बिल्कुल। ऐसे में शिखा जी, आप वहां पर रही हैं, महिलाओं को लेकर मैं बात करूंगी क्योंकि पश्चिम बंगाल में ज्यादातर इस समय जो रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि महिलाओं की अहम भागीदारी रही है, तो ये बड़ा बदलाव महिलाओं के लिए ही महिलाओं ने ही किया है। देखिए, जो पश्चिम बंगाल में जो आरजीकर कॉलेज में जो एक बच्ची के साथ इतना बुरा हुआ, उसका आज तक सीबीआई का कोई जांच नहीं हुआ। उसमें ये सबूत प्रूफ हो चुका कि वहाँ टीएमसी के लोग थे और टीएमसी ये पूरा इकोसिस्टम अपराधियों को बचाता आया है। उनका एक लौता संतान जो उनका चिराग बुझ गया वो माता जी का। बिल्कुल बिल्कुल। जो बंगाल में तो वैसे भी लोग एक ही बच्ची, इतने खुले विचार के लोग हैं जो एक बच्ची जन्म देते हैं, उनको बेटों की जरूरत भी नहीं पड़ती। एक बच्ची पे उनका पूरा खानदान चलता है। वो बच्ची भी अगर सुरक्षित नहीं है और ये वहाँ की कानून व्यवस्था इतनी पुअर थी, इतनी टीएमसी के गुंडे वहाँ वो तो सांसद पकड़ा गया आरजीकर का जो जितना बड़ा स्कैम हुआ, जितना मेडिकल कॉलेज में मेडिकल में जितने स्टाफ होते हैं वो सभी वो लोग नकली चाइना से एक्सपोर्ट करके सारा नकली करवाते थे। पर महिला का आप देखिए, ब्लू फिल्म का इतना कारोबार होता था, उसको ब्लैकमेल किया जाता था। पूरा बंगाल महिला को लेके असुरक्षित था। पढ़ी लिखी महिलाएं भी वहाँ सुरक्षित नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ टीएमसी की वजह से। बंगाल की जनता बुरी नहीं, बंगाल की जनता बहुत मासूम है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया शिखा जी आपका। और हमारे साथ नवीन दुबे जी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राजनीति के विश्लेषक हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नवीन जी, पश्चिम बंगाल में बड़ा उलटफेर हो गया है, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों का, संवैधानिक मूल्यों का, संवैधानिक संस्थाओं का नैतिक पतन हुआ है, ये स्वीकार करना पड़ेगा और इसकी परिणति आने वाले समय में और देखने को मिलेगी, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि बंगाल में अभी तक हिंदू और मुसलमान चल रहा था, अब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जातिगत विभाजन भी देखने को मिलेगा बंगाल के अंदर। ये बात आज आप नोट कर लीजिएगा, आगे काम आएगी। क्योंकि जिस तरीके का चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है, उसने सब जगह, चाहे वो यूजीसी एक्ट लेके आई हो, चाहे वो SC/ST एक्ट लेके आई हो, चाहे वो आरक्षण की पैरोकारी करती हो, योग्यताओं का हनन करने का काम किया है और जो योग्यता है उसको पीछे धकेलने का काम अपनी वोट की राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी करती आई है। और आने वाले समय में ये चीज अब बंगाल में देखने को मिलने वाली है। पहली चीज, जिस तरीके के नैरेटिव सेट किए जाते हैं, आरजीकर का गीत गाया जा रहा है, ऐसी कम से कम 17 घटनाएं उत्तर प्रदेश की हैं, चर्चा नहीं होता है। मध्य प्रदेश की हैं, चर्चा नहीं होता है। राजस्थान की हैं, चर्चा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दूसरी चीज आती है कि एक बड़ी भूमिका मीडिया की। अब आज से 20-15 साल पहले क्या अखबार पढ़ी, आज से 15 साल पहले का मीडिया देखिए और आज मीडिया की स्थिति देखिए। अंतरराष्ट्रीय मानकों में भारतीय मीडिया 151 में से 157वें स्थान पर चला गया और कितना गिरेगा, चिंता का विषय इस बात का है भारत के। हम समझते हैं कि जो लोग जागरूक हैं वो तो अपने आप को बचा ले जाएंगे, लेकिन आने वाला समय भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत घातक होने वाला है। ये बड़ी चिंता का विषय। अच्छा नवीन दुबे जी, अभी आपने विभाजन की बात कही, क्या विभाजन का क्या मतलब है, थोड़ा सा समझाएंगे दर्शकों को हमारे? नहीं, देखिए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की रीढ़ की हड्डी डिवाइड एंड रूल है। उन्होंने पहले हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में एक बड़ी नफरती खाई पैदा करी। अब उसके बाद उनको लगने लगा कि नहीं साहब, ऐसा इससे तो हमारा काम चलने वाला है नहीं, तो उन्होंने जातिगत व्यवस्था, छात्रों को बांटने का काम किया। स्टूडेंट्स के बीच में अब आप बोले कि आ गई यूजीसी एक्ट, तो सवर्ण, पिछड़े, दलित, ये छात्र सब अलग अलग विभाजन का काम किया।
सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, लेकिन ये रोक कब तक रहेगी, ये एक बड़ा विषय है, क्योंकि ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो ये कह देता है कि साहब ऐसा 27 लाख मतदाताओं ने इस बार वोट नहीं दे पाया, कोई बात नहीं, अगली बार दे देंगे। तो इस तरीके से इस देश की प्रणाली चल रही है, ये बड़ी चिंता का विषय है। और मैं समझता हूँ भारत के अंदर अब लोकतांत्रिक मूल्यों का पतन हो चुका है, संवैधानिक मूल्यों का पतन हो चुका है, संवैधानिक संस्थाएं सरकार के सामने नतमस्तक हो चुकी हैं। गहन चिंता का विषय है। भारत की राजनीति, भारत किस दिशा में जा रहा है, ये देखने की जरूरत है। हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जब देखते नवीन जी, ऐसे में पश्चिम बंगाल में जो SIR हुआ है, क्या वहां पर खेला हो गया है? SIR नहीं, वो साजिश हुई है। वो SIR क्या है? वो कैसा SIR था ये, जिसमें 90 लाख काटे, 90 लाख के बाद 27 लाख जेन्युइन थे, उनको वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया, और हम कहते हैं कि नहीं साहब ये बहुत अच्छा चुनाव हो गया। कैसे मान लिया जाए? और जितने वोट काटेगा उतने ही वोटों के अंदर से भारतीय जनता पार्टी वो चुनाव जीत जाती है। तो अजब और गजब तरीके की चीजें चल रही हैं। मैं समझता हूँ कि निष्पक्षता का अभाव है, और जब निष्पक्षता का अभाव हो जाता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं नैतिक मूल्यों का, सामाजिक मूल्यों का, संवैधानिक मूल्यों का हनन होता है, और वो होता हुआ दिखा है हमको। ऐसे में शाम 4 बजे को नवीन जी ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं, क्या लग रहा है, क्या बम फोड़ने वाली हैं? नहीं, कोई बम नहीं फूटेगा। देखिए, ऐसा है, लोकतंत्र में सबको अधिकार होता है अपनी बात कहने का। ममता बनर्जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, अपनी बात रखेंगी और बताएंगी कि कोई क्या कारण रहे, किस तरीके से कैसे क्या किया गया। मुझे लगता है जो बातें मैं बता रहा हूँ यही सब वो बोलेंगी, और ये सच्चाई है। ये भारत की जो शिक्षित जनता है, पढ़ी लिखी जनता, वो समझती है इन चीजों को। बाकी तो भीड़ तंत्र के साथ। ठीक है नवीन जी, एक सवाल मेरा आपसे और होगा, समय नहीं है, थोड़ा जल्दी से जवाब दीजिएगा। 15 सालों का ये किला कहाँ चूक गई है? बीजेपी नहीं, TMC, सॉरी, TMC कहाँ चूक गई? कहीं कोई चूक नहीं हुई है, कोई चूक नहीं हुई है TMC से। तो कहाँ सेंध मारी हुई? बीजेपी ने कहाँ सेंध मारी की कि पूरा किला ढह गया? भाजपा की जीत का क्रेडिट सीधा सीधा चुनाव आयोग को, पूरा के पूरा, बिल्कुल तरीके से, और बहुत प्लान्ड वे में चुनाव कराया गया। वहाँ लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ चुनाव नहीं हुआ। ये सच है, कड़वा सच है, स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया नवीन जी आपका। थैंक यू। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को करारी हार मिली है, और जिसके बाद से आज शाम 4 बजे ममता बनर्जी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। हार के बाद से 7वें आसमान पर ममता बनर्जी का गुस्सा दिखाई दे रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं तमिलनाडु की तरफ। बता दें कि तमिलनाडु में सरकार बनाने की तैयारी में है विजय, और ऐसे में विजय ने राज्यपाल से मांगा मिलने का समय। टीवी के विधायकों की बैठक आज हो सकती है। तमिलनाडु में टीवी के दफ्तर के बाहर भारी सिक्योरिटी लगाई गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि तमिलनाडु में एक बार फिर से बड़ा तख्ता पलट हुआ है, और ऐसे में तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से विजय जो है वो तैयार है। विजय ने राज्यपाल से समय मांगा है मिलने का, और टीवी के विधायकों की बैठक जो है आज हो सकती है। और तमिलनाडु में टीवी के दफ्तर के बाहर भारी सिक्योरिटी लगाई गई है। तमिलनाडु में अपनी पार्टी के पदार्पण के बाद ऐतिहासिक जीत के स्वाद चखने वाले अभिनेता से राजनेता बने थलपति विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उनकी पार्टी TVK ने तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकार से मुलाकात का समय मांगा है, ताकि सरकार गठन पर चर्चा की जा सके। पार्टी ने राज्यपाल को पत्र भेजकर कहा है कि वो 2 सप्ताह के भीतर अपना बहुमत साबित करने के लिए तैयार है। चेन्नई स्थित टीवी के दफ्तर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। वहीं पार्टी जो है थिरुपुरा के टीवी के प्रत्याशी के श्रीनिवास सेतुपति ने DMK उम्मीदवार पेरिया कुरप्पना को 1 वोट से हराया है, और ऐसे में विजय जो है वो पूरी तरह से सरकार बनाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु में विजय ने एक बार फिर से तख्ता पलट करते हुए अपने जीत का ताज जो है वो जल्द ही पहनेंगे, और इसके बाद से आज राज्यपाल से मुलाकात के लिए समय भी मांगा है, और आज विधायकों की बैठक भी है। वहीं कांग्रेस की असम इकाई के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि जनता के अधिकारों और सम्मान के लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी। असम की 126 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को इस बार केवल 19 सीटें मिली, जो राज्य में उनका अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन है। 5 साल पहले पार्टी ने 26 सीटें जीती थी। गोगोई खुद जोरहाट सीट से बीजेपी के विधायक हितेंद्र नाथ गोस्वामी से 23,000 से अधिक मतों से चुनाव हार गए। उन्होंने फेसबुक पर असमीय भाषा में लिखते
लिखकर एक पोस्ट में कहा है कि असम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में मैं इस हार की नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन विचारों की इस लड़ाई में हम हमेशा अडिग रहेंगे और जनता के अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। भविष्य में पार्टी नेतृत्व जो भी जिम्मेदारी देगा उसे निभाने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो हैं आज राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं। बेहद ही खास जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आज राष्ट्रपति से मिलेंगे सीएम मान और विधायकों को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। राघव चड्ढा भी आज राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। बेहद ही खास जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आज राष्ट्रपति से मिलेंगे सीएम मान और विधायकों को साथ लेकर दिल्ली हुए रवाना। राघव चड्ढा भी आज राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और इस दौरान वो पंजाब के हालातों से अवगत कराते हुए बागी सांसदों के मुद्दे पर भी अपनी बात रखेंगे। सीएम मान सभी विधायकों के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। हालांकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज मुलाकात है उनकी। राष्ट्रपति भवन से केवल उन्हें ही मिलने की अनुमति मिली है और ऐसे में विधायक बाहर रुकेंगे और मान अकेले ही राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। उन्होंने बताया कि वो राइट टू रिकॉल कानून लागू करने के लिए भी हस्तक्षेप की मांग करेंगे। सीएम मान से पहले राघव चड्ढा भी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। खबरों की माने तो पंजाब के कानून व्यवस्था, सीमा पर से नशे और हथियारों की तस्करी समेत कई मुद्दे उठाएंगे और इसके अलावा सांसदों से जुड़े विवाद और हालिया घटनाओं की जानकारी भी दी जा सकती है। वहीं बिहार के सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार 7 मई को होगा। शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में आयोजित कराए जाने की तैयारी पर काम जो है वो शुरू हो गया है। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में नई सरकार का गठन पिछले महीने की 16 तारीख को हुआ था और उस समय जेडीयू कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ने शपथ ली थी। उसी दिन बीजेपी और जेडीयू कोटे में कौन कौन से विभाग रहेंगे ये तय हो गया था और इसके बाद से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तय हो गई थी और ये माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल सहित जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है उसके परिणाम के बाद से मंत्रिमंडल विस्तार होगा। साल 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद से जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए सरकार का गठन हुआ तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री गांधी मैदान में आयोजित नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम आज बोधगया आ रहे हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि वियतनाम से जुड़ी हुई ये जानकारी है। वियतनाम के राष्ट्रपति भारत के 3 दिवसीय दौरे पर है और आज से भारत के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। बेहद ही खास जानकारी आपको बता दें कि वियतनाम के राष्ट्रपति जो है वो भारत के दौरे पर हैं और 3 दिवसीय ये दौरा है जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। शहर से लेकर महाबोधि मंदिर तक हर स्तर पर निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने सख्त ट्रैफिक प्लान लागू करते हुए कई मुख्य मार्गों पर वाहनों के परिचालन पर भी अस्थायी रोक लगा दी है। जारी ट्रैफिक प्लान के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक गयाजी एयरपोर्ट गेट संख्या 05 से टेकुन फॉर्म दोमुहा नोड 01 होते हुए महाबोधि मंदिर तक वाहनों का परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा और इस दौरान नोड 01 से करमापा मंदिर जाने वाली सड़क पर भी किसी भी वाहन की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन का साफ कहना है कि वीआईपी मूवमेंट के दौरान सुरक्षा में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इन मार्गों के बंद रहने के कारण आम लोगों और स्थानीय वाहनों को वैकल्पिक रूट का इस्तेमाल करना होगा। प्रशासन ने शोरघाटी, चरकी और साथ ही कई सामान्य मार्गों पर यातायात के लिए निर्धारित किया है और इसी रास्ते से वाहनों की आवाजाही कराई जाएगी ताकि लोगों को कम से कम परेशानी उठानी पड़े। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी हिस्से में चक्रवात बनने से देश के बड़े हिस्सों में मौसम जो है लगातार बदल रहा है। ऐसे में दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक बादलों का लंबा ट्रैफ जो है बना हुआ है जिससे उत्तर, मध्य और दक्षिण भारत में बारिश का असर है। पिछले 24 घंटे में बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के राज्यों में आंधी और तेज बारिश हुई है। सोमवार को राजस्थान में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के कारण एक दिन में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। जयपुर समेत कई शहरों के अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से कम रहे। मध्य प्रदेश में मई महीने में तेज गर्मी की जगह बारिश और आंधी का असर है। सोमवार को 15 जिलों बारिश और ओलावृष्टि हुई है। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने से 6 जिलों में 20 से अधिक लोगों की जान चली गई है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में तेज आंधी से 15,000 से ज्यादा पेड़ उखड़ गए हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन का तापमान सोमवार को 4.8 डिग्री सेल्सियस रहा और ये मई महीने का अब तक का सबसे कम तापमान रहा और इससे पहले 14 मई 2021 को 9.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा था। तापों की अगर बात करें तो पारा जो है 3.4 डिग्री सेल्सियस रहा है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे फंसे हुए जहाजों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है तो अमेरिकी जहाजों पर हमला करता है तो धरती के नक्शे से उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। ट्रंप का बयान ऐसे समय पर आया है जब ईरान ने कुछ जहाजों पर कथित तौर पर हमला किया है, जिन्हें अमेरिका राष्ट्रपति के निर्देश पर अमेरिकी केंद्र कमान द्वारा शुरू की गई प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजारा जा रहा है। और ऐसे में ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दावा किया है कि ईरान ने कुछ जहाजों पर हमला किया है, जिसमें एक दक्षिण कोरियाई मालवाहक जहाज भी शामिल है, जिसे जलडमरू मध्य से गुजारा जा रहा था और जो 28 फरवरी को ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से प्रभावित रूप से बंद हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि ईरान ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत जहाजों की आवाजाही के संबंध में कुछ अन्य देशों को टारगेट किया है, जिसमें दक्षिण कोरियाई मालवाहक जहाज भी शामिल है। शायद अब दक्षिण कोरिया के लिए इस मिशन में शामिल होने का समय आ गया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में करीब 6% की तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दरअसल ईरान ने पिछले 24 घंटे में संयुक्त अरब अमीरात और मध्य पूर्वी की खाड़ी में जहाजों पर हमला तेज कर दिए हैं और ये घटना अप्रैल की शुरुआत में अमेरिका ईरान युद्ध विराम लागू होने के बाद अब तक की सबसे गंभीर स्थिति मानी जा रही है। क्रूड ऑयल की बात करें तो $6.27 यानी कि 5.8% बढ़कर ये 1014.44 डिग्री प्रति बैरल बंद हुआ है, जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 4.48 यानी कि 4.4% बढ़कर $106.42 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कई जहाजों को निशाना बनाया है और यूएई के प्रमुख तेल बंदरगाहों पर हमला करके आग लगा दिया है और इस घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है और तेल आपूर्ति को लेकर गंभीर चिंता बनी हुई है। बताया जा रहा है कि हमले के दौरान संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण कोरिया और अन्य देशों के कई जहाजों को भी निशाना बनाया गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अमेरिकी नौसेना ने हस्तक्षेप किया और मिसाइलों और ड्रोन हमलों को रोकने की काफी कोशिश की। ईरान ने सोमवार को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कई जहाजों पर हमला किया है और संयुक्त अरब अमीरात के एक प्रमुख तेल बंदरगाह में आग लगा दी। वहीं रूस ने विक्ट्री डे की 81वीं वर्षगांठ के पहले यूक्रेन में शुक्रवार और शनिवार को एक साथ एक तरफा युद्ध विराम का बड़ा ऐलान किया है और ऐसे में रूसी रक्षा मंत्रालय ने साफ चेतावनी दी है कि यदि इस दौरान मॉस्को में होने वाले समारोह को निशाना बनाया गया तो कीव पर बड़ा हमला किया जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उनके देश भी बुधवार रात 12 बजे से युद्ध विराम का पालन करने को तैयार हैं, लेकिन वो रूस की हर कार्रवाई को उसी तरह जवाब देंगे। हालांकि उन्होंने सीज फायर की कोई भी टाइम लिमिट नहीं तय की है। मॉस्को के रेड स्क्वायर में होने वाली विक्ट्री डे परेड की तैयारियां पूरे जोरों शोरों से हैं। हालांकि इस बार सुरक्षा कारणों की कार्यक्रम को सीमित रखा गया। आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन ड्रोन हमलों के जरिए रूस के भीतर तक निशाना साध सकता है। रूस ने चेतावनी दी है कि यदि समारोह में कोई भी व्यवधान पैदा होता है तो वो कीव के केंद्र पर भारी मिसाइल हमला किया जाएगा और इसके साथ ही वहां पर मौजूदा नागरिकों और विदेशी दूतावास के कर्मचारियों को शहर छोड़ने तक की सलाह दी गई है। रूसी मीडिया के अनुसार सुरक्षा चिंताओं के चलते मोबाइल कंपनियों द्वारा मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं पर अस्थायी पाबंदी लगाई जा सकती है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।